अननेसेसरी आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें। 11th-12th के स्टूडेंट्स जिन्हें मैं रिगार्डिंग नीट 2020 या नीट 2021 कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये बताऊं। तो अननेसेसरी आप अपने टाइम और नेट जो है वो वेस्ट ना करें। हेलो, क्या सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ मैम आ रही है, आप बोलिए। ठीक है, इसके साथ स्टूडेंट्स आप प्लीज अपने साथ एक कॉपी पेन रखें, बिकॉज मेरी ड्यूटीज की वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं हुआ। जैसा सोनाली मैम ने आपको इतने अच्छे से स्लाइड प्रिपेयर करके बताया, मैं वैसे नहीं बता पाऊंगी। हेलो मैम, आप आप 12th चीजें वाले। नोट कर सकते हैं और प्लीज हेलो बीच में मैम, ना, क्योंकि उससे आपका बीच टाइम में कोई वेस्ट नहीं होगा। बोलो बेटा, मेरे आप अकॉर्डिंग बीच में आप, बिल्कुल नहीं बोलोगे। दैट इज जस्ट फॉर यू कि आप बीच में ना बोले बस। हेलो, हाँ स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो एक वो क्लास होगी जो है तो जिन्होंने अभी 12th का बोर्ड का एग्जाम्स दिया है और 1.5 महीने बाद उनका नीट 2020 का एग्जाम होगा। और दूसरी वो क्लास ऑफ पीपल होंगे जो अगले साल नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उन दोनों को बताऊंगी और दोनों की तैयारियों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो आप सब लोगों को पता होगा कि नीट 2020 की डेट 13 सितंबर ऑफ दिस ईयर है। ठीक है, और मैं मान के चलती हूँ कि एग्जाम इसी दिन होगा। एग्जाम की तैयारी वही इंसान करे जो मान के चल रहा है जो डेट अभी आई है वही है। टाइम एनर्जी मत वेस्ट करें कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। हम आपकी टीचर रिवाइज करें। तो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। इस एग्जाम पैटर्न में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से क्वेश्चंस होते हैं। आप इसे नोट करिएगा। 45 क्वेश्चंस फिजिक्स से, 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से और 90 क्वेश्चंस बायो से होते हैं, विच इंक्लूड्स बॉटनी एंड जूलॉजी बुक। अब हर क्वेश्चन की मार्किंग होती है 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, जिससे टोटल होता है 720 मार्क्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको सिलेक्शन के लिए कितना रिक्वायर्ड है आपको ये पता होना चाहिए। जिन लोगों ने अभी 12th का एग्जाम दिया है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है तो दे कैन स्कोर अप टू 600, अगर उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है तो। अब मैं बात करती हूँ मीडियोकर स्टूडेंट की, जिसने सब चीजें थोड़ी थोड़ी पढ़ी हैं, जिसे जस्ट इन केस नहीं मिलता है रिजल्ट, तो आपको बिल्कुल ऐसे हताश होके नहीं बैठ जाना है। जिससे डॉक्टर बनना है वो इस साल तैयारी करे, उसके अगले साल भी तैयारी करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम इतने ज्यादा बड़े नहीं हुए कि हम इस साल पेपर दिया बिल्कुल डिमोटिवेट होके बैठ के नहीं हमसे तो नहीं हुआ। जो 11th वाले हैं जो अब एग्जाम नहीं दे रहे हैं, जिनके पास 1 साल है, वो अगर अभी से तैयारी करना शुरू करें, दे रियलाइज जो उनके क्लास में उनके टीचर्स पढ़ाते हैं, भले ही वो ये सोच के पढ़ाते हो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी सेम चीजें ही पूछी जाती हैं। उन्हें सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। सब्जेक्ट सेम है, सिलेबस सेम है, कुछ अलग नहीं करना है आपको। जो बच्चा आप लोग प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए। जो बच्चा अगर 11th-12th में अच्छे से पढ़ता है, उसका पेपर क्वालिफाई हो जाता है, उसको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी गाइड बुक्स की भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ अपनी एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है और उनके साथ साथ प्रैक्टिस करने हैं। जैसे आपको चीजें बताने के लिए कल मैंने अपना होमवर्क किया है। एक ऐप है, नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है। आप लिख लीजिए, प्ले स्टोर पे है। उसमें मॉक टेस्ट पेपर्स लॉन्च किए हैं। अब मॉक टेस्ट पेपर्स की क्या बेनिफिशियल चीज है कि वो आपको एग्जाम पैटर्न बताएंगे। जैसे अगर उसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं बायो में, तो बहुत लाइकली चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो आप एनसीईआरटी की पूरी बुक पलट के देखिए, उसमें आपको जितने डायग्राम्स आते हैं आप उन्हें मेमोराइज करने की कोशिश करिए। ये तो बायो के लिए था। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो वो कंसेप्चुअल है। तो जो बच्चे अब 12th में जिन्होंने अभी बोर्ड का एग्जाम दिया है, तो उन्होंने इतनी अच्छी तैयारी करी होगी एग्जाम के लिए, सब बच्चों ने, मैं मान के चलती हूँ। उनको सिर्फ रिवाइज करना है। लेकिन जो अभी 11th में है,
वो अपना टाइम वेस्ट ना करें ये सोच के कि हम अपनी क्लासेस बंक कर लेते हैं और हम यहाँ कोचिंग चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, कुछ नहीं। मुझे अपनी तैयारी के टाइम जो मेरे क्लास में मेरे टीचर ने पढ़ाया था, मुझे वो सबसे ज्यादा अच्छे से याद था। मतलब बच्चे मजाक बनाते थे कि हम यहाँ नहीं पढ़ रहे, हम वहां चले जाएंगे। आप दो दो जगह टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? इसीलिए मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो बायो स्टूडेंट्स हैं और नीट के एग्जाम में इंटरेस्टेड है, सिर्फ वही रहें। जो इंटरेस्टेड नहीं है वो आप अपनी कोई और चीज करें। आपको टाइम को यूटिलाइज करना आना चाहिए कि हम या तो ये कर लेते हैं या तो ये कर लेते हैं, ऐसा नहीं। जो नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होके तैयारी करें। और अगर किसी को बच्चे को ये लगता है कि मेरा फिजिक्स स्ट्रांग है, केमिस्ट्री और बायो वीक है, तो वो उन दोनों सब्जेक्ट्स में ज्यादा मेहनत करे। किसी का केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा तो वो बायो और फिजिक्स में तैयारी करे। जैसे आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा बायोलॉजी वीकेस्ट सब्जेक्ट था। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री मुझे इसलिए आता था शायद क्योंकि मैं क्लास में ज्यादा ध्यान देती थी। और बायोलॉजी ऐसा था, लगता था अरे आसान है, याद हो जाएगा, घर पे जाके पढ़ लूंगी। पर ऐसा नहीं था, बिकॉज मैंने क्लास में कम ध्यान दिया। तो जब मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी थी, जब मैं क्वेश्चंस लगा रही थी, मुझे रियलाइज हुआ ये मेरा वीक सब्जेक्ट रह गया है, क्योंकि मैंने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया क्लास में। तो उसके लिए मुझे जब एग्जाम में तैयारी करी थी कंपटीशन की, तो ज्यादा एफर्ट्स डालनी पड़ी। लेकिन अभी से अगर 11th से आप तीनों क्लासेस में इक्वल टाइम पे करेंगे, इक्वल अटेंशन पे करेंगे, तो आप सब कुछ बैलेंस कर पाएंगे अपने एग्जाम में। और हर सब्जेक्ट में भी ऐसा नहीं होता है कि आपके कुछ वीक पॉइंट, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे फिजिक्स की बात करूँ, किसी को स्पीड, डायनेमिक्स, वेलोसिटी ये वाला आता होगा, किसी को डिफ्रैक्शन वाला होगा। केमिस्ट्री की बात करूँ तो किसी की ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होगी, किसी की इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होगी। मैं सिर्फ आपको सिलेक्शन के लिए चीजें बता रही हूँ कि सिलेक्शन के लिए सब कुछ अच्छे से आना इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको सारी चीजें आनी चाहिए, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। और बाकी आप ट्राई करते रहिए। मतलब 1.5 महीना वी कैन नॉट गो एनीवेयर, हम कुछ कर नहीं सकते। वीकेंड, सैटरडे, संडे सब बंद है, तो बिल्कुल परेशान होके बैठ जाना कि अब हम क्या करें, हम तो बोर हो रहे हैं घर पे, उससे अच्छा पढ़ाई कर ली जाए। मतलब जब सब कुछ खुल जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, तो मस्ती भी करने को मिलेगी। लाइक आप ऐसे तैयारी करेंगे सोच के कि मेरा टाइम यूटिलाइज हो रहा है, मुझे इससे कुछ मिलेगा, कुछ फ्रूटफुल मिलेगा, तो आपका मन भी करेगा। आप सोचेंगे बर्डन है, घर वाले बोल रहे हैं, या किसके लिए कर रहे हैं आप? आई मीन आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर फॉर माई सेल्फ ओनली। मैं अपने लिए ड्यूटी करती हूँ। लाइक आई गेट अ ऑफ यूजुअली ऑन संडेज, मंडे टू सैटरडे ड्यूटी करके, तो ठीक है, आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंटेड। जब आप डॉक्टर बन जाओगे, यू विल रियलाइज आपको रोज पढ़ना है। ये चीज हम जब 11th 12th में थे, तैयारी कर रहे थे, नहीं पता था हमें। हमें लगता था बस इतना पढ़ लिया काफी है। कितनी बारी पढ़े, कितनी बारी पढ़े, नहीं। आपको रोज पढ़ते रहना पड़ेगा, आपको रोज अपडेटेड रहना पड़ेगा रिगार्डिंग कोविड। आपको रोज, हमें रोज गाइडलाइंस अपडेट करनी पड़ती है अपने। हमें रोज पता होना चाहिए कि क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, क्या प्रिकॉशंस हमें नहीं लेने हैं। इट्स नॉट इजी टू सेव लाइफ, इट इज नॉट एट ऑल। तो उसके लिए एफर्ट्स बिल्कुल स्टार्टिंग से मांगते हैं। लाइक 11th से 12th से, उससे पहले तक अगर आपने पढ़ा है पहले फाइन, अगर नहीं पढ़ा है तो ये टू लेट। 10th तक मस्ती करिए करिए, पर 11th 12th बिल्कुल बेस बनाता है। वो अगर आपका वीक है, आपको लगता है उसके बाद आप पढ़ लोगे क्लास में, स्कूल में ना ही ध्यान देके, तो नहीं। जो आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, दे हैव ऑर्गेनाइज सच अ वंडरफुल प्रोग्राम आप लोगों के लिए। मतलब ताकि आप किसी से कोई ना कोई चीज सीख सकें। सो दे विल हेल्प यू एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, तो मेरे अकॉर्डिंग उनसे अच्छा गाइड कोई नहीं है। दैट्स ऑल। अगर किसी को कुछ डाउट्स हैं रिगार्डिंग नीट एग्जाम्स, तो मैं बताती हूँ उनसे। कुछ भी डाउट्स हो तो दे कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच मैम। मेघना, आपने बच्चों को नीट के बारे में बताया
कि एग्जाम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे पढ़ें, क्योंकि हमारे इसमें 12th के बच्चे काफी जुड़े हुए हैं, इसमें बहुत बायोलॉजी के बच्चे होंगे। तो आशा करते हैं कि बच्चों को ये प्रिपरेशन कैसे करें इस चीज में फायदा करेगा। थैंक यू। और स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूंगी। आई सपोज 2 या 3 दिन में इनका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आप बायोलॉजी पीएमडी का एग्जाम दिया जिसमें मेरी स्टेट रैंक 16 थी और मैंने अपना एमबीबीएस जीएमसी हल्द्वानी से किया है। फिलहाल मैं एज मेडिकल ऑफिसर कोविड केयर सेंटर रानीखेत में पोस्टेड हूँ। तो सबसे पहले मैं आपकी इस एज से गुजर चुकी हूँ जब 11th-12th के टाइम पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। अगर मैथ्स और बायो चूज कर ली तो हमें उसके आगे क्या बनना चाहिए, इंजीनियर या डॉक्टर। तो मेरा सेशन खास उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है, जिन्होंने अपना गोल डिसाइड कर लिया है कि हम डॉक्टर ही बनेंगे। क्योंकि एक बात मैं बता दूं, आपको लगता है कि अगर आप नीट क्रैक करें फिर उसके बाद आपका 5.5 साल का एमबीबीएस है, तो ये अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री है। 5.5 साल के बाद आपको 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो 8.5 साल की पढ़ाई तो ये सीधे है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि आपको डॉक्टर बनना है, जो कि डॉक्टर किसी का होप होता है, किसी का हीरो होता है। वो बनने के लिए आपको हमेशा पढ़ना चाहिए, क्योंकि यू कैन टेक अ डॉक्टर आउट ऑफ अ स्टूडेंट बट यू कैन नेवर टेक अ स्टूडेंट आउट ऑफ अ डॉक्टर। यानी एक डॉक्टर हमेशा से स्टूडेंट होता है, उसे जिंदगी भर पढ़ना है। आप पढ़ेंगे नहीं तो आप नॉलेज गेन नहीं करेंगे, आप नॉलेज गेन नहीं करेंगे तो आपने पेशेंट को ट्रीट कैसे करेंगे। जब आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं, पेशेंट आपके सामने हाथ जोड़ के जाता है, उनके गार्जियंस आपके सामने हाथ जोड़ के जाता है, बोलते हैं धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपकी वजह से मेरे पेशेंट की जान बची। तो वो फीलिंग काफी यूनिक होती है, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि वो क्या फीलिंग होती है। इसीलिए जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें डॉक्टर बनना है, तो मेरा सेशन उनके लिए है। दूसरी बात, ये सेशन उनके लिए है जिन्हें ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है कि नीट तो पोस्टपोन होता ही है, अभी मई में हुआ, जुलाई में हुआ, 13 सितंबर को जो नीट हो रहा है शायद ये भी पोस्टपोन हो जाए, तो हम पढ़ाई तब करेंगे। तो बेसिकली अगर आप उनमें से हैं जो ये सोच रहे हैं कि जब डेट आएगी फाइनली हम तभी शुरुआत करेंगे, अभी कोरोना की महामारी चल रही है, 13 सितंबर पता नहीं नीट हो ना हो, तो कृपया करके आपने घर में बैठिए, रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए। आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है अगर आप इस चीज से भटक रहे हैं कि जब नीट फाइनल एग्जाम आएगी तभी हम पढ़ाई करेंगे। तो मैं बता दूं कि लक्ष्य निर्धारित करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो आप उसी शिप की तरह हैं जो बीच समुद्र में तैर रही है, लहरों के बीच तैर रही है, लेकिन उसका कोई गंतव्य, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। इसीलिए लक्ष्य निर्धारित करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मैं बता दूं उसकी सीट्स ऑल ओवर इंडिया, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, लगभग 76,900। तो 76,900 सीटों के लिए हर साल लगभग 12,70,000 बच्चे एग्जाम देते हैं। जब 12,70,000 बच्चे एग्जाम देते हैं तो सिलेक्शन रेट 2018 में सिलेक्शन रेट 56% था। 56% यानी आप समझ रहे हैं, आप 76 सीट के लिए फाइट कर रहे हैं 12 लाख से ऊपर बच्चे। तो अगर आप उन 56% बच्चों में होना चाहते हैं, प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए। विकी यादव अपना माइक ऑफ कीजिए। अगर आप 56% बच्चों में होना चाहते हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो पहला आपको चीज करनी है, आपको अपना गोल डिसाइड करना है, आपका लक्ष्य निर्धारित करना है। दूसरी चीज, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको क्या करना है। तो उस लक्ष्य को पाने के लिए, जैसा कल शैलेश सर ने बताया था, कड़ी मेहनत और परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी। यानी आपको ये नहीं कि आज आपने मेहनत की, 10-12 घंटे पढ़े, तो 2-3 हफ्ते बाद आपने छोड़ दिया कि अरे परसों तो हमने 10-15 घंटे पढ़े था, आज हम 1 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे। तो कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको हर दिन पढ़ना है। अपना माइक ऑफ कीजिए कुशाग्र तोमर, अपना माइक ऑफ कीजिए। आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, फिर आपको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसी से मुझे वो लाइन याद आती है कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। यानी आप मेहनत करेंगे तभी आपको फल मिलेगा, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब देखिए, अगर आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया, गोल डिसाइड कर लिया, दूसरी बात आपको पता है आपको मेहनत करनी है, तो तीसरी चीज आती है कि आपको उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी कड़ी मेहनत के साथ साथ क्या क्या आपके पास साधन है। तो साधन में आपके पास आती हैं 2 चीजें। पहला होता है समय, जो कि सबसे कीमती साधन है आपका। आप समय की कदर नहीं करेंगे तो समय आपकी कदर नहीं करेगा। देखिए, सक्सेस का एक
सफलता का सरल मंत्र है। आप सही काम करें, सही तरीके से और सही समय पर। तो जो सबसे कीमती साधन है यानी समय, उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए, यानी आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट देखिए अलग अलग टाइप का होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चे जो 4-5 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं, फिर वो ब्रेक लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आधा घंटा पढ़ते हैं या 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं। मैं उनमें से थी जो आधा 1 घंटे से ज्यादा एक बार में नहीं पढ़ पाती थी। तो आधा 1 घंटा पढ़िए, बीच में पानी पीजिए, म्यूजिक सुनिए या डांस कीजिए, जो भी आपकी हॉबी होती है जिससे आप खुश रहते हैं वो कीजिए, फिर आप वापस आइए, आप टॉपिक पढ़िए। क्योंकि कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4-5 घंटा आप पढ़ के एक बुक के एक ही पन्ने पर अटके हैं तो कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो आपको कम टाइम में बहुत सारी चीजें, आपको नॉलेज गेन हो जाएगी। तो पहला हो गया समय, जो आपका सबसे कीमती साधन है। दूसरा आपकी होती है बुक्स, यानी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी उत्तराखंड बोर्ड की हो या सीबीएसई बोर्ड की हो, कंसेप्ट सब में सेम होते हैं। तो अगर आपको नीट की तैयारी करनी है तो आपके लिए एनसीईआरटी एक गीता जितना पवित्र ग्रंथ है, यानी आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो भौतिक विज्ञान, हेलो रसायन मैम। विज्ञान और जीव विज्ञान। अशोक कुमार, मैम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो आप? बायोलॉजी। जो पीसीबी वाले हैं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान वाले, उनके लिए है। आपको कोई भी क्वेरी होगी आप लास्ट में पूछिएगा, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। लास्ट में मैं सबके क्वेश्चन का आंसर करूंगी जिसको कोई दिक्कत होगी, ठीक है? मैम आप 12th वालों को पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, ये 11th-12th सबके लिए है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। मेरा सेशन उनके लिए है। तो जब बात करते हैं एनसीईआरटी की बुक्स की, तो मैं अगर बात करूं जीव विज्ञान की यानी बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी का आपको पहले पन्ने के पहले अक्षर से लेकर आखिरी पन्ने के आखिरी अक्षर तक पूरा पढ़ना है, ठीक है? उसमें जो चित्र होते हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना है, चित्र के नीचे लिखी हुई चीजें सब अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि नीट में हर एक लाइन से एक क्वेश्चन बनता है। इसीलिए आपको जीव विज्ञान की किताब अच्छे से पढ़नी है। अब रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान 3 पार्ट में डिवाइडेड है: भौतिक विज्ञान, अकार्बनिक और कार्बनिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान कंसेप्चुअल बेस्ड है, यानी आपको कंसेप्ट बनाने, आप एक बार पढ़ेंगे, आपके कंसेप्ट बन गए तो आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अकार्बनिक और कार्बनिक विज्ञान का ऐसा होता है कि इसमें मेमोराइज करना पड़ता है, बच्चों को रिएक्शंस याद करनी पड़ती हैं, आसानी से याद नहीं होती, मुझे भी याद नहीं होती थी। तो एक काम कीजिए, आप उनको लिखिए, कॉपी और पेन पकड़िए, उनको लिखिए। अगर लिख के भी याद नहीं होती तो एक ब्लैंक पेपर लीजिए, उसमें लिखिए और आपका जो स्टडी टेबल है या आपका जो जहां आप सोते हैं उसके दीवार पे चिपका लीजिए। मैं भी ऐसा करती थी क्योंकि मुझे आसानी से याद नहीं होती थी रिएक्शंस। तो आपको क्या करना है, आप सुबह उठेंगे, जब आप स्टडी टेबल में चिपकी हुई चीजों को देखेंगे, हर रोज देखेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको आसानी से वो सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है? और भौतिक विज्ञान का, रसायन का हो गया आपको कंसेप्ट बेस्ड। कार्बनिक अकार्बनिक में आपको मेमोराइज करना है। अब बात करते हैं आपका भौतिक विज्ञानी फिजिक्स की बात करते हैं। अब एनसीईआरटी में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल होते हैं हर डेरिवेशन के नीचे। तो आपको एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसी से, मैं आपको बता रही हूँ ना, नीट का हर एग्जाम एनसीईआरटी पे ही बेस्ड आता है। कोई बाहर के कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है, क्योंकि मैंने भी वही पढ़ी। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उन सब ने एनसीईआरटी ही पढ़ी थी। आपको कभी भी कोई दिक्कत होती है किसी क्वेश्चन में तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। आपके टीचर्स इतने सपोर्टिव हैं, आपके लिए इतना अच्छा वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रखा है, तो आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे जब भी आपको कोई दिक्कत होगी, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। हर एक क्वेश्चन को लेके अपने टीचर्स के पास मत भागिए। आप जब फिजिक्स के 2-3 टॉपिक पढ़ते हैं तो उनको क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? एक पेन और पेपर लेके कि ये 10-20 क्वेश्चंस हैं, मुझे ये पूछने हैं, तो आपके अपने टीचर के पास जाइए, फिर उनसे पूछिए कि इस टॉपिक में ये दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैं भी ऐसा ही किया करती थी। हर एक टॉपिक को लेके टीचर के पीछे भागना तो वो टायरिंग हो जाता है, आपके लिए भी और आपके टीचर के लिए भी। अब जब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की। आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको एग्जामिनर का माइंडसेट पता नहीं होगा, यानी एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है। तो आपको मार्केट जाइए, लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के नीट के कुछ क्वेश्चन पेपर्स की बुक आती है, ठीक है? उन्हें सॉल्व कीजिए, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर कैसे शब्दों में हेर फेर करके आपके क्वेश्चन ही चेंज कर देता है। कुछ ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर एग्जामिनर ने शब्दों में हेर फेर कर दिया तो एक क्वेश्चन को वो 4-5 तरीके से पूछ सकता है। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसे हो रही है।
और उसके बाद जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसे रिव्यू करना। आप सबके पास मोबाइल फोन है, उसमें स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच ऑन कर दीजिए, घर वालों को बोलिए फिलहाल 3 घंटे के लिए मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप 180 क्वेश्चन दिए गए हुए निर्धारित टाइम में कर पाते हैं कि नहीं। जब कर पाएंगे तो उस आंसर शीट को मैच कीजिए जो बुक की आंसर शीट में, कि आपने कितने क्वेश्चंस गलत किए, कितने क्वेश्चन सही। क्योंकि स्व आकलन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इवेल्युएशन। सेल्फ इवेल्युएशन करके आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, क्या आप सही दिशा में पढ़ रहे हैं। अगर सही दिशा में पढ़ रहे हैं तो आपको कितनी मेहनत और करने की जरूरत है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। क्योंकि क्वेश्चन अक्सर गलत ऐसे होते हैं, मेरे साथ भी होता था, हर स्टूडेंट के साथ होता है, कि हमने कल रात को ही कोई टॉपिक पढ़ा, परसों कोई टॉपिक पढ़ा, और जब उसका क्वेश्चन आता है तो हम दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे शायद ये था या ए था या बी था। तो ऐसे में आप लोग बी मार्क कर देते हैं और आंसर उसका होता है ए। तो तुरंत जाइए, बुक खोलिए और देखिए कि इसका आंसर जो मैंने सोचा था बी था, वो ए कैसे हुआ। तो आपका कंसेप्ट यानी बिगड़ा हुआ है, आपने कंसेप्ट ही गलत बनाया है, तो आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। और कुछ होते हैं क्वेश्चन जिनमें फैक्चुअल मेमोरी होती है, जैसे रिएक्शंस हैं, आपने रिएक्शंस गलत याद कर ली, जाइए तुरंत देखिए कि आपने रिएक्शन गलत क्यों की। अच्छा ये रिएक्शंस ये थी, तो उसी वक्त खुद को करेक्ट कीजिए। जब खुद को करेक्ट करेंगे तब पता चलेगा कि फाइनल जब नीट का एग्जाम देने बैठेंगे तो आप वो गलती कभी नहीं दोहराएंगे। अच्छा, अब बात आती है एक ऐसे फेज की जो हर स्टूडेंट की लाइफ में आता है, मेरी लाइफ में भी आया था। जब सेचुरेशन आ जाता है, यानी जब मन करता है कि बहुत पढ़ लिया, अब एक ही चीज को कितनी बार पढ़ें, अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया, जो अपने सपने देखे शायद टूट जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगी 4 चीजें। 4 चीजों से आप इस थॉट्स को ओवरकम कर सकते हैं, सेचुरेशन को। पहली बात, मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग। यानी जब आपने देखा होगा, जब आप कुछ इंटरेस्टिंग काम करते हैं, जैसे आपकी हॉबी अगर डांस है या म्यूजिक है, तो आपको नींद भी आ रही होगी तो नींद भाग जाती है। लेकिन जब आप पढ़ाई करते हैं, कितनी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ लें, बायोलॉजी पढ़ लें या फिजिक्स पढ़ लें, केमिस्ट्री, इतनी नींद आती है। वहीं अगर कोई आपको फेवरेट मूवी दिखा दे तो आप बोलेंगे चलिए देखते हैं मूवी, आपकी नींद गायब हो जाएगी। तो इसीलिए किसी भी टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना होता है। अब आजकल यूट्यूब सबके पास अवेलेबल है, यूट्यूब में हर चीज मिल जाती है। कोई टॉपिक है, जैसे बायोलॉजी है, जीव विज्ञान में आपका जंतु शास्त्र है, उसमें आपके जंतु शास्त्र का वर्गीकरण आता है, एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन, वो बहुत बोरिंग लगती है, उसमें अटक जाते हैं बच्चे कि कितना पढ़ें कितना रटें। तो क्यों ना आप यूट्यूब में उसकी वीडियोस देखें। जब इमेजेस प्लस विजुअल्स के साथ कोई चीजें देखी जाती हैं तो वो इंटरेस्टिंग बनती है, वो चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। दूसरी बात है, लर्न टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। रिवॉर्ड योरसेल्फ यानी स्वयं को पुरस्कृत करना सीखिए। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं 3-4 घंटे एक टॉपिक में अटक जाती थी, फिर लगता था 3-4 घंटे से ही टॉपिक पढ़ रही हूँ, छोड़ देती हूँ, क्या पता नीट में ना आए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जामिनर क्या पूछने वाला है सवाल। तो आप एक काम कीजिए, आप अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत देर से उसमें अटके हुए हैं, तो आप खुद से डिसाइड कीजिए कि अगर मैंने टॉपिक पढ़ा तो उसके बाद मैं अपनी फेवरेट चीज करूंगा या करूंगी। जैसे मेरे लिए फेवरेट चीज हुआ करती थी डांस, मेरी हॉबी थी, तो मैं सोचती थी मैं अगर ये टॉपिक खत्म करूंगी तो मैं डांस करूंगी। या मेरी कोई फेवरेट खाने की चीज, जैसे चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, तो आप डिसाइड कीजिए कि अगर मैंने टॉपिक पूरा कर लिया तो मैं ये चॉकलेट खाऊंगी। तो इस वक्त क्या होगा, आपका टॉपिक भी निपट जाएगा, आप अपनी फेवरेट चीज, अपनी हॉबी भी कर लेंगे, तो आप खुश भी रहेंगे, साथ में आपका एक टॉपिक भी कवर हो गया। तीसरी चीज है, शफल योर सब्जेक्ट्स। अक्सर ऐसा होता है कि हम 5-6 दिन से एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सिर्फ जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी, अब लग रहा है बहुत बोरिंग हो रहा है, क्यों ना सब्जेक्ट को चेंज किया जाए। तो ऐसे में आप एक काम कीजिए, जैसे भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक जो आपने लगभग 10 दिन पहले पढ़ा था, तो आपके दिमाग में फ्रेश है वो, तो उसका एक एमसीक्यू उठाइए, उसका एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा, एक तो ये आप गलत करेंगे या आप सही करेंगे। अगर आप सही करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। खुद को मोटिवेट करना हमेशा बहुत जरूरी होता है ऐसे एग्जाम में। खुद को मोटिवेट नहीं करोगे तो कभी भी लक्ष्य नहीं पा पाओगे। तो आत्मविश्वास बढ़ेगा कि अरे ये क्वेश्चन तो मैंने किया था, ये याद था मुझे, मैं तो बहुत अच्छा मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा सिलेक्शन पक्का होगा। और अगर क्वेश्चन गलत हो गया, अगर गलत हो गया तो क्या होगा, तुरंत जाइए, किताब खोलिए, उस टॉपिक को देखिए कि मैंने गलत क्यों किया, जबकि मैं टॉपिक पढ़ चुका हूँ या चुकी हूँ। तो इससे आप ही का फायदा होगा। पहले में अगर आप सही करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, दूसरे में अगर आप गलत करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका एक टॉपिक स्ट्रांग हो गया, वो क्वेश्चन कभी नीट में आएगा तो आप टॉपिक को कभी गलत नहीं करेंगे कि यार मैंने तो एक गलत किया था क्वेश्चन उस वक्त सॉल्व करते वक्त, इस वक्त यही क्वेश्चन आया तो इसका ये आंसर था, मुझे अच्छे से याद है। तो वो क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। चौथी बात है, निगेटिव थॉट्स। देखिए निगेटिव थॉट्स, वैसे भी परिस्थितियां काफी कठिन है, मतलब द सर्कमस्टेंसेस आर वेरी डिफिकल्ट,
वर्ल्ड इज फाइटिंग अगेंस्ट अ पेंडेमिक, एक महामारी चल रही है जिससे सिर्फ आप नहीं जूझ रहे हैं, सब जूझ रहे हैं। मैं कोविड सेंटर में ड्यूटी कर रही हूँ, मेरा पूरा परिवार अफेक्टेड है, आपका परिवार अफेक्टेड है, इंडिया अफेक्टेड है, पूरा वर्ल्ड अफेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे जब इधर उधर से कोई अच्छी न्यूज नहीं आ रही, तो क्यों अपने माइंड को नेगेटिव थॉट्स के बीच लाना। मतलब अगर आप जो चीजें आपके बस में नहीं है, हमारे परेशान होने से कोरोना जैसी महामारी अभी नहीं जा रही, हमें क्या करना है, बस प्रिकॉशंस लेने हैं और अपने माइंड में कभी भी कोई निगेटिव थॉट नहीं लेके आना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, घर वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि प्रिपेयर कर रहा है, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि पॉजिटिव माइंड दे सी सोल्यूशन इन। उधम सिंह नगर से गीता किरण मैम को बुलाना चाहूंगी, जो बच्चों को कुछ बताएंगी और इसी के साथ वो समअप भी करेंगी। गीता किरण मैम। हाँ, गीता मैम, आप नमस्कार। मेरी आवाज सुन रही? हाँ, सुन रही हूँ मैम। चलिए चलिए, आइए मैम, गीता मैम। आदरणीय प्राचार्य महोदय और समस्त इस सेशन में आए हुए सभी लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार। हम लोगों ने कल से कुछ गेस्ट फैकल्टी के बारे में सुना, तो उनके बारे में मैं थोड़ा बहुत कहना चाहूंगी कि सफलता कोई जन्मजात गुण नहीं है। सफलता की सीढ़ियां व्यक्ति अपने अनुभव व लगन से ही तथा मेहनत से ही चढ़ता है। यानी कि इन सारे जितने भी हमारे 5 गेस्ट फैकल्टी आई हैं, उन सब ने इस तरीके से अपनी सफलता को पाया है कि हर एक सीढ़ी को बहुत कड़ी मेहनत और लगन के साथ उन्होंने पाया है। जैसा कि हम सोनिका मैम के बारे में, कि सोनिका मैम ने आज हम लोग हमेशा ये सोचते थे कि इंटर के बाद बीएससी कर सकते हैं या बीए कर सकते हैं, और बीएससी में जेडबीसी और पीसीएम ग्रुप को ही हम लोग जानते थे। लेकिन मैम ने बीएससी के काफी फील्ड बताए हैं हमें, और हम किस किस फील्ड से, जो फील्ड हमें इंटरेस्टिंग होगा उस फील्ड से हम बीएससी कर सकते हैं। डॉक्टर मेघा कंडवाल मैम ने नीट के एग्जाम के बारे में बताया कि कैसे हम नीट के एग्जाम को निकाल सकते हैं और कैसे उन पे कितना अंक प्राप्त करके हम पास हो सकते हैं। हार्ड वर्किंग, उन्होंने कहा कि सबको हार्ड वर्किंग होना चाहिए, कड़ी मेहनत। जब तक हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें